Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we discuss editorials to help you improve your vocabulary and comprehension skills, and we discuss editorials from Monday to Friday at 10 a.m. Okay, so जो बैंकिंग वीडियो कोर्सेज हैं उन पर डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, आप परचेज कर सकते हैं कोर्सेज सब्जेक्ट वाइज भी। आप अगर PM10 कोड यूज़ करते हैं तो आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं आज ही। और ये कोर्सेज प्रीलिम्स से मेंस लेवल तक हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और डिफरेंट डिफ़िकल्टी के लेवल के क्वेश्चंस जो है वो कवर करते हैं, तो आप आज ही ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है द हिंदू से, विच इज़ डाउनहिल ड्राइविंग। जब पहाड़ों पे आप ड्राइव करते हो तो उससे रिलेटेड है। दूसरा इसका ये है कि जिस तरीके के जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें मिल रहे हैं हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर, तो उसके ऊपर है। तो इकोनॉमी बेस्ड जो है एडिटोरियल है ये शुरू में अगर आपको आदत नहीं है इस टाइप के एडिटोरियल लिखने की, रीड करने की, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन आपको जितना आप कर सकते हो उतना समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो इससे आपको जो भी फाइनेंशियल न्यूज़ हैं वो समझने में हेल्प मिलेगी, और अगर थोड़ा फाइनेंस बेस्ड अगर एडिटोरियल आता है तो वहाँ भी आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, आप बिना किसी डिक्शनरी की हेल्प के इसको रीड कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, next, okay, so after hitting a record $775 billion in 22-23, India's exports are off to a rocky start this year. लास्ट ईयर जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स थे, कितने एक्सपोर्ट्स थे? $775 बिलियन के एक्सपोर्ट्स थे 2022-23 में। हम जब मेजर करते हैं सब डेटा, तो वो हम फाइनेंशियल ईयर में मेजर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर कब से होता है? ये होता है अप्रैल से मार्च। ओके, अप्रैल से मार्च। तो अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक कितने एक्सपोर्ट्स हुए थे? $775 बिलियन। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि रिकॉर्ड हाई थे लास्ट ईयर जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स थे, लेकिन इस साल दे आर ऑफ टू अ रॉकी स्टार्ट। यानी कि इस बार जो ये इस साल की जो बिगिनिंग है इस फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल 2023 से, तो उसमें थोड़ी रॉकी स्टार्ट हुई, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स फेस की हैं इंडिया के एक्सपोर्ट्स ने। देखते हैं क्या है। आउटबाउंड शिपमेंट्स ऑफ गुड्स that had crossed $450 billion last year have contracted 15.1% through the April to June 2023 quarter. तो अब क्वार्टर्स की एक बार बात कर लेते हैं। तो अप्रैल से मार्च तक अगर हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, तो यानी यहाँ पे अप्रैल से फर्स्ट क्वार्टर हो जाता है। अप्रैल से हर 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। तो अप्रैल से जून, ओके, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर एंड जनवरी से मार्च। ठीक है, तो 4 क्वार्टर्स होते हैं हर फाइनेंशियल ईयर में। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अभी फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है इस ईयर के, जो अप्रैल से जून का डेटा है। तो आउटबाउंड शिपमेंट्स, इनबाउंड होता है, आउटबाउंड। इनबाउंड जो आ रहा है, तो जो शिपमेंट्स कंट्री में आ रहे हैं, जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं। आउटबाउंड जो कंट्री से बाहर जा रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनबाउंड शिपमेंट्स यानी जो आउटबाउंड शिपमेंट्स यानी जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, तो दैट हैड क्रॉस $450 बिलियन लास्ट ईयर हैव कॉन्ट्रैक्टेड 15.1%। तो जो लास्ट ईयर जिसने $450 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो क्रॉस कर दिया था, अब इस क्वार्टर में वो 15.1% डिक्रीज हो गए एक्सपोर्ट्स। लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें अगर इस ईयर का फर्स्ट क्वार्टर, तो उसमें 15.1% का ड्रॉप है। कॉन्ट्रैक्ट होना यानी कि कम हो जाना। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 15% कम हुए हैं अप्रैल से जून 2023 क्वार्टर में। June's provisional export tally, just shy of $33 billion, was the lowest figure in 8 months and reflected a 22% drop year on year, a scale of contraction last seen amid the initial months of the COVID-19 lockdowns. तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जून की प्रोविजनल एक्सपोर्ट टैली है, टैली किसी भी चीज़ के अमाउंट को कहते हैं। तो यानी जो एक्सपोर्ट का जो अमाउंट है इस महीने का,
जून का जिसका हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पर प्रोविजनल क्यों कहा गया है, क्योंकि अभी हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है। हमारे पास जो अभी इनिशियल डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग जून का जो अमाउंट है $33 बिलियन उसकी बात हो रही है। तो जब हम कहते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपने सुना होगा प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट या प्रोविजनल डिग्री, तो वो होता है कि जब तक आपके पास जो प्रॉपर डिग्री नहीं मिलती तो तब तक के लिए आपके पास जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या जो प्रोविजनल डिग्री दी जा रही है वो एक्चुअल डिग्री मिलने तक वो वैलिड रहेगी। तो यानी ऐसी चीज़ जो अभी के लिए वैलिड है लेकिन बाद में उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो प्रोविजनल एक्सपोर्ट टैली मतलब अभी के अकॉर्डिंग तो जून में इतना एक्सपोर्ट हुआ था, लेकिन बाद में ये बदल सकता है जब और हमारे पास डेटा आता है। तो यहाँ पर कहा गया जस्ट शाई ऑफ $33 बिलियन। जब कोई चीज़ को हम कहते हैं कि इट वॉज जस्ट शाई ऑफ दिस, कोई नंबर होता है यानी उससे जस्ट थोड़ा सा ही कम है, तो $33 बिलियन से थोड़ा सा ही कम हुआ एक्सपोर्ट जून के महीने में। तो ये जो अमाउंट था इट वाज द लोएस्ट फिगर इन 8 मंथ्स, 8 महीनों में सबसे कम एक्सपोर्ट हुआ जून में, एंड रिफ्लेक्टेड 22% ड्रॉप ईयर ऑन ईयर। अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर का मतलब पिछले साल के जून से अगर हम कंपेयर करते हैं और इस साल के जून पिछले साल के जून में कितना एक्सपोर्ट हुआ और इस साल जून कितना एक्सपोर्ट हुआ, तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर रहे हैं तो 22% ड्रॉप है लास्ट ईयर के जून से। ओके, और स्केल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लास्ट इन, इतना जो ड्रॉप हुआ ये कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, इतना यानी कि कम हुआ एक्सपोर्ट। तो ये जो लेवल है 22% का ड्रॉप, ये लास्ट टाइम कब देखा गया था, जब कोविड-19 लॉकडाउन के शुरुआती महीने थे, तब ये इतना ड्रॉप देखा गया था एक्सपोर्ट में, जो एक्सपोर्ट के लेवल्स में जो ड्रॉप था। There has been a decline in the import bill as well over the first quarter। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपोर्ट्स में ही कमी आई है, जो इम्पोर्ट्स है उनमें भी गिरावट है। अब इम्पोर्ट बिल जो है फर्स्ट क्वार्टर में इम्पोर्ट भी हमारे कम हुए हैं, albeit at a lower pace than exports। जब हम albeit वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप इसको दो समझ सकते हैं, यानी कि हालांकि कि जो इम्पोर्ट है वो भी कम हुए हैं लेकिन वो कम, उनका जो ड्रॉप है वो कम हुआ है। तो एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा कमी आई है, इम्पोर्ट्स में कम कमी आई है। तो कैसे? दिस 12.7% डिप इज़ लार्जली ड्रिवन बाय द प्रेवलेंस ऑफ लोअर कमोडिटी प्राइसेस दिस ईयर कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। अगर हम कहें कि इम्पोर्ट्स में कितनी कमी आई, 12.7% इस मंथ में, एंड जो एक्सपोर्ट्स में ड्रॉप हुआ था वो 22% ड्रॉप हुआ था। तो ये अगर हम देखें तो ये इसमें फ़र्क क्यों है, तो रीज़न भी दिया है, लार्जली ड्रिवन बाय। तो ये जो इम्पोर्ट बिल हमारा कम हुआ है, ठीक है, आप सामान कुछ खरीदते हैं और आपका खर्चा कम हुआ, आपने सामान उतना ही लिया लेकिन खर्च कम हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि वो जो सामान आपने ख़रीदा वो पहले से सस्ता हो गया। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि जो लोअर कमोडिटी प्राइसेस, कमोडिटी होती है कोई चीज़ जो आप कंज्यूम करने के लिए ख़रीदते हो, ठीक है, या उससे आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो। तो यहाँ पर जैसे अगर आपने सीमेंट परचेज़ किया या फिर आपने आयरन परचेज़ किया और आयरन से आपने या तो उसको बिल्डिंग बना दी या फिर उससे आपने कोई और मशीनरी बनाई, तो वहाँ पे फिर वो कमोडिटी एज ए कमोडिटी कंसिडर होगा। ऐसे ही स्पाइसेस भी हैं, तो ये सब चीज़ें कमोडिटीज़ होती है, मेटल्स, स्पाइसेस एंड ये सब। तो यहाँ पर है फ्यूल्स। तो जो लोअर कमोडिटी प्राइसेस यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में इन सब सामान के जो प्राइसेस थे वो कम हो गए पिछले साल के कंपैरिजन में, इसलिए हमारा जो इंपोर्ट का बिल था वो भी कम हुआ। ओके, तो लास्ट ईयर जो था व्हेन द इंपोर्ट बिल हैड शॉट अप 44.5%, लास्ट ईयर जो इंपोर्ट बिल था वो शॉट अप, यानी कि इतना शॉट अप, जैसे आप शूट करते हो तो बहुत तेज़ी से जो है बुलेट जाती है, तो शॉट अप यानी कि बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गया। तो वो कितना लास्ट ईयर इंपोर्ट बिल बढ़ गया था 44.5%, इस साल जो है वो कम हुआ है 12.7%। तो पिछले साल इतना क्यों बढ़ गया था? रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इरप्ट हो गई थी, यानी वो रशिया यूक्रेन जो वॉर है वो स्टार्ट हो गई थी। अब इरप्ट वर्ड हम किसके साथ यूज़ करते हैं? क्या हम कहीं भी जहाँ हमें स्टार्ट वर्ड यूज़ करना हो हम इरप्ट यूज़ कर सकते हैं? नहीं। इरप्ट कहाँ यूज़ करेंगे? जैसे कहीं पे कोई लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कोई एग्रेसिव एक्शन लिया जाता है, तो वहाँ हम इरप्ट यूज़ करते हैं, या प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं,
ठीक है। तो प्रोटेस्ट के लिए भी आप इरप्ट यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा इरप्ट कहाँ यूज़ होता है, जैसे अगर कोई वोल्केनो जो है वो फटता है, ज्वालामुखी फटता है, तो वहाँ पर वर्ड हम यूज़ करते हैं इरप्ट, ठीक है। तो वोल्केनो इरप्टेड लास्ट मंथ, तो यहाँ पर इरप्ट का मतलब है ज्वालामुखी फटा। एक और जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं इरप्ट, वो होता है जब हम एंगर की बात करते हैं। तो अगर कोई बहुत तेज़ी से गुस्सा आ जाता है किसी को, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं कि शी इरप्टेड, ठीक है। तो उसका मतलब होगा कि उसको बहुत गुस्सा आया, फिर उसने गुस्से में कुछ कह दिया या कर दिया। तो इन 3 अलग अलग वेज में हम इरप्ट यूज़ करते हैं। तो इसका आपको देखना है कि क्योंकि जो कॉन्टेक्चुअल यूजेज के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एक वर्ड गिवन होता है, फिर 3 सेंटेंसेस दिए होते हैं जिसमें वो वर्ड यूज़ हुआ है। अगर आपको पता है कि ये वर्ड इन डिफरेंट वेज में यूज़ हो सकता है, तो तब आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जैसे अब ये इरप्ट का आपको 3 मीनिंग पता चले, तो आपको क्या करना है, इसके 3 सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं तीनों मीनिंग्स से, ठीक है। जैसे जितना आप सेंटेंसेस फॉर्म करोगे उतना आपको याद रहेगा। और आप ये इससे अपने जो 3 सेंटेंस बनाए आप कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो, ओके। तो ये इरप्ट हो गया, ओके। एक्सक्लूडिंग गोल्ड एंड ऑयल इंपोर्ट्स, अगर हम गोल्ड और ऑयल जो हमारे मेजर इंपोर्ट्स हैं उनको एक बार हटा देते हैं, तो उसके अलावा अगर हम बाकी देखें तो द वैल्यू ऑफ शिपमेंट्स कमिंग इनटू द कंट्री, दैट मीन्स इंपोर्ट की बात हो रही है। तो इंपोर्ट जो है वो अगर हम गोल्ड और ऑयल को हटा देते हैं तो 10.5% जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हुए हैं लास्ट ईयर से इन दी फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। सिक्वेंशियली द डिक्लाइन इन नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स हैज़ एक्सेलरेटेड फ्रॉम 2% इन मई टू 16.7% इन जून। अगर हम मई में बात करें तो मई में जो इंपोर्ट्स है वो 2% बढ़े थे, लेकिन जून में जो है इंपोर्ट्स बढ़ गए 16.7%। तो जो इंपोर्ट के बढ़ने की जो रफ्तार है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, इंडिकेटिंग दैट डोमेस्टिक डिमांड ट्रिगर्स आर ऑल्सो एबिंग। तो जो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि जो एक सेकेंड, ओके। तो अब यहाँ से ये शो कर रहा है कि जो डोमेस्टिक डिमांड ट्रिगर्स हैं, ट्रिगर होता है कोई चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को शुरू करता है या उस इट कॉजेज समथिंग एल्स टू हैपन। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक डिमांड ट्रिगर्स हैं, यानी ऐसे फैक्टर्स जो कि कंट्री के अंदर जो चीज़ों की डिमांड है उसको बढ़ाते हैं, तो वो फैक्टर्स भी अब एब हो रहे हैं। एबिंग का मतलब होता है टू डिक्लाइन, डिक्रीज और टू स्टॉप। तो यहाँ पर इसका मीनिंग है कि वो वाले फैक्टर्स भी अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं, ओके। While this implies the goods trade deficit may not widen as it had last year, it does not augur well for domestic growth impulses that form India's key armor against the gathering global slowdown. अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो goods trade deficit है it may not widen, कि ट्रेड डेफिसिट आप समझिए कि कोई भी कंट्री जब बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करती है तो कुछ सामान वो दूसरी कंट्रीज़ को बेचती है और कुछ सामान वो परचेज़ करती है। अगर आप ज़्यादा सामान परचेज़ कर रहे हो और कम सामान आप सेल कर रहे हो तो क्या होगा कि ट्रेड में डेफिसिट कहा जाएगा, यानी आप ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो और कम एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ये जो डेफिसिट है ये वाइडन होने की बात हो रही है, यानी डेफिसिट जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फ़र्क है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ट्रेड डेफिसिट है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो पहले शायद लास्ट ईयर जितना नहीं होगा। इट डज़ नॉट ऑगर वेल, हालांकि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस है वो लास्ट ईयर जितना नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वाइल लिखा है यहाँ पे तो ये कंट्रास्टिंग क्लॉजेस होंगे इस सेंटेंस में, तो दूसरा क्लॉज कंट्रास्ट कर रहे हैं पिछले वाले क्लॉज से। लेकिन इट डज़ नॉट ऑगर वेल, लेकिन ये जो भी ये डेटा हमारे पास है, इट डज़ नॉट ऑगर वेल। हमने पहले भी ऑगर वर्ड कवर किया था। ऑगर वेल यानी कि किसी अच्छी चीज़ को इंडिकेट नहीं करता, ठीक है। ऑगर करना, ऑगर मीन्स टू इंडिकेट और प्रिडिक्ट समथिंग, तो इट डज़ नॉट इंडिकेट समथिंग गुड। वेल मतलब कि अच्छा, तो इट डज़ नॉट ऑगर वेल फॉर डोमेस्टिक ग्रोथ। तो ये जो इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स हैं ये हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं हैं। डोमेस्टिक ग्रोथ इम्पल्सेस,
कोई इम्पल्स होती है, आपकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कुछ करने की। अब अगर हम डोमेस्टिक ग्रोथ इम्पल्सेस की बात करें तो इंडिया के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं, जो परचेज़ करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स, तो उनकी बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें ये सही अच्छा इंडिकेट नहीं करती जो डोमेस्टिक डिमांड है इंडिया में, दैट फॉर्म इंडियाज आर्मर अगेंस्ट द गैदरिंग ग्लोबल स्लो डाउन। अब आप ये देखिए, अगर एक कंट्री है, ठीक है, उसके सिटीजन्स इतने प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करते, वो सिर्फ फोकस करती है एक्सपोर्ट्स पे। अगर पूरे वर्ल्ड में जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो वो कंट्री जो है अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएगी बाकी कंट्रीज़ में, और उस कंट्री पे भी उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स बहुत सारे हैं, तो वो जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो उस कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं वो उस कंट्री में ही कंज्यूम हो जाते हैं। तो ऐसी कंट्री क्या है कि अगर बाकी कंट्रीज़ में इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो वो कंट्री जो है वो होल्ड आउट कर सकती है, यानी कि उस क्राइसिस में वो बची रह सकती है, क्योंकि जो उस कंट्री में ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहीं पर ही कंज्यूम हो रहे हैं, यानी कि उसके प्रोडक्ट्स वहीं पर सेल हो पा रहे हैं। ओके, तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जो इंडिया की जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो इंडिया का आर्मर है, कवच है। किससे बचाता है वो, कि जो ग्लोबल स्लो डाउन है, अगर बाकी कंट्रीज़ में स्लो डाउन आ रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, तो उससे बचाता है अगर इंडिया की जो ग्रोथ है, जो डोमेस्टिक डिमांड में जो ग्रोथ है वो अच्छी है तो। अच्छा, एक वर्ड है यहाँ पे गैदरिंग। गैदर का मतलब तो इकट्ठा करना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गैदरिंग ग्लोबल स्लो डाउन मतलब क्या, ग्लोबल स्लो डाउन को हम कलेक्ट कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, गैदरिंग ग्लोबल स्लो डाउन। एक दूसरे सेंटेंस में इसको यूज़ करके देखते हैं ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो, ठीक है। हम गैदरिंग स्टॉर्म की बात करते हैं, तो गैदरिंग स्टॉर्म का मतलब कि जो तूफान धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर गैदरिंग का मतलब होता है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब अगर हम बात करें कि द डार्कनेस वॉज गैदरिंग या गैदरिंग डार्कनेस, तो जो अंधेरा है वो बढ़ रहा है, ठीक है, रोशनी कम होती जा रही है। तो यहाँ पे गैदरिंग का मतलब है जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे हावी होता जा रहा है जो है वर्ल्ड पे इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो गैदरिंग का मतलब है इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ धीरे धीरे, ठीक है। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर स्टिल ग्रोइंग बट एट अ फार मोर सोबर पेस। जो सर्विसेज, अब इंडिया की जो सर्विसेज हैं वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन फॉर्म करते हैं इंडिया की जीडीपी का और इंडिया के एक्सपोर्ट्स का भी। तो सर्विसेज की बात करें तो जो वो बढ़ रहे हैं सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स, लेकिन वो बहुत सॉम्बर पेस पे बढ़ रहे हैं, यानी बहुत डल पेस पे, यानी कि बहुत कम पेस पे इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। जो उनका जो ग्रोथ का जो रेट है वो इतना अच्छा नहीं है। दैट IT majors who drive most of these intangible exports have been tentative and decidedly downcast about their earnings guidance for this year indicates the tide may get worse. तो जो IT मेजर यानी बड़ी बड़ी IT कंपनीज हैं वो जो कि ये ज़्यादातर ये जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के वो करती हैं, तो यानी अब यहाँ पर अगर इनटेंजिबल एक्सपोर्ट्स की बात करें, टेंजिबल होता है जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, ठीक है, इनटेंजिबल हो जाएगा जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये ऐसे कौन से एक्सपोर्ट्स हैं? ये सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है, सॉफ्टवेयर्स जो है बनाए जाते हैं तो उन्हें आप देख या छू नहीं सकते, ठीक है, इसलिए इनटेंजिबल एक्सपोर्ट्स कहा गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब ही है इनटेंजिबल एक्सपोर्ट्स का जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है। तो जो ज़्यादातर जो IT कंपनीज हैं वो इंडिया के जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं उसको कंट्रोल करती हैं। दे हैव बीन टेंटेटिव एंड डिसाइडेडली डाउनकास्ट अबाउट देयर अर्निंग्स। तो वो कंट्रीज़ जो है अभी टेंटेटिव है। टेंटेटिव के दो मीनिंग है, एक हमने अभी देखा था पीछे, प्रोविजनल का मतलब भी टेंटेटिव होता है, ठीक है, और एक यानी कि जो अभी के लिए तो ठीक है पर बाद में हमें नहीं पता कि उसकी चीज़ वैल्यू चेंज हो सकती है। दूसरा मीनिंग होता है अगर आप किसी चीज़ को लेके अनश्योर हो, यानी कि आपको पता नहीं है कि क्या होगा। तो जो कंपनीज है, IT कंपनीज है, अपनी अर्निंग्स को लेके श्योर नहीं है, कि उन्हें भरोसा नहीं है कि बहुत अच्छी अर्निंग्स होंगी इस साल। तो और डिसाइडेडली डाउनकास्ट यानी वो क्लियरली वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि होपफुल नहीं है। डाउनकास्ट होता है डिजेक्टेड यानी निराश। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वो उनका जो आउटलुक है वो नेगेटिव है अपनी अर्निंग्स को लेके।
ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है हमें, ये इंडिकेट करता है कि द टाइड में गेट वर्स, कि जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जून में इतना एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हुए और इम्पोर्ट्स में इतनी कमी आई, लेकिन ये सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। फ्रेल ग्लोबल डिमांड मे नॉट जस्ट इम्पैक्ट ट्रेड फ्लोज बट ऑल्सो हर्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। अब फ्रेल होता है कमज़ोर, वीक, तो जो डिमांड है, ग्लोबल डिमांड, जब बाकी कंट्रीज़ में इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो वहाँ वो हमारे प्रोडक्ट्स इतना परचेज नहीं कर रहे, ठीक है। तो फ्रेल वीक ग्लोबल डिमांड की वजह से क्या होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेड में ही फ़र्क पड़ेगा, बट ऑल्सो हर्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि जो बाहर की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं तो उस पर भी असर पड़ेगा। ये जो ग्लोबल डिमांड वीक हो रही है इसका, तो यानी बाहर की कंपनीज भी इंडिया में कम इन्वेस्ट करेंगी। इवन एज टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसीज कुड एक्सैसरबेट फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी। उसके अलावा और क्या रिस्क हो सकता है कि टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी हमने एक बार डिस्कस किया था, एक बार क्विकली इसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हमने बात की थी कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं तो वो क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करते हैं कि आप कितने वो बैंक्स कितना इंटरेस्ट पे करेंगे आरबीआई को। वो एक जो है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करता है, आरबीआई डिसाइड करता है इंडिया में, और उसी के बेसिस पे फिर आपके जो होम लोन्स हैं या पर्सनल लोन्स हैं, व्हीकल लोन्स हैं, वो उनका भी जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता है। तो अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगा तो आपके जो लोन के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे, और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे तो अगर आपको कोई नया लोन लेना है, क्या आप प्रेफर करोगे नया लोन लेना अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे? तो नहीं। तो क्या होगा कि लोग कम लोन लेंगे, और इससे क्या होता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहेगी कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाए? ऐसा तब किया जाता है जब महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है काफ़ी, ठीक है, तो तब ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं। इसको बोला जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो रही है, टाइटन हो रही है। ओके, इसके लिए जो जार्गन है वो है टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो ये है, ठीक है। अगर टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी की जो बात कर रहे हैं उसमें कहा जा रहा है अगर जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स लोन्स पे वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम वापस आते हैं यहाँ पर, और अब यहाँ था कि टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसीज कुड एक्सैसरबेट फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी। अब जब मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक्सैसरबेट कर सकता है। ये एक्सैसरबेट, वर्सन, एग्रवेट, इनको एक साथ याद रखो। कई बार यही सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, वो जो आरसी में आपके वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कॉमन है। वर्सन, एक्सैसरबेट, एग्रेवेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स को लेके, तो इनको आपको पता होना चाहिए। इसकी जगह मैग्नीफाई भी हो सकता है, ठीक है। मैग्नीफाई मतलब इंटेंसीफाई भी कह सकते हैं हम। तो इन सब का मीनिंग ये किसी, अब मैग्नीफाई और इंटेंसीफाई तो किसी अच्छी चीज़ को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बुरी चीज़ को भी बढ़ा सकते हैं, अच्छी चीज़ को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक्सैसरबेट का मतलब भी होता है और बुरा और ख़राब कर देना, वर्सन और ख़राब कर देना किसी सिचुएशन को, एग्रेवेट भी ख़राब के लिए यूज़ होता है। तो ये तीनों वर्ड्स किसी सिचुएशन को ख़राब करने के लिए यूज़ करते हैं कि कभी सिचुएशन और ज़्यादा बुरी होती जा रही है। और मैग्नीफाई और इंटेंसीफाई भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मैग्नीफाई और इंटेंसीफाई आप एक पॉजिटिव चीज़ को भी मैग्नीफाई या इंटेंसीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग होगी उससे फाइनेंशियल मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और ज़्यादा एक्सैसरबेट हो जाएगी। अब यहाँ पर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आप यहाँ पर वर्सन भी लिख सकते हो, एग्रेवेट भी लिख सकते हो, मैग्नीफाई भी लिख सकते हो और इंटेंसीफाई भी लिख सकते हो, सब यहाँ पर करेक्ट होंगे एक्सैसरबेट की जगह। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में जो वॉलेटिलिटी है, अब आपने देखा होगा शेयर मार्केट्स में जो है कभी प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो अगर ये
बहुत जल्दी से तेज़ी से बढ़े, तेज़ी से कम हो, फिर तेज़ी से बढ़े, कम हो, डेली बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं शेयर्स के प्राइसेस में, तो क्या होगा कि हम कहेंगे मार्केट में क्या है, वॉलेटिलिटी यानी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं प्राइसेस, कभी बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। और ये सब कब होता है, जब मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन होती है, ठीक है, और बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर उस सिचुएशन की बात की गई है। एज द फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटेड रिसेंटली, इफ़ दीज ट्रेंड्स डीपन, अगर ये वाले जो ट्रेंड्स हैं इनकी हम बात कर रहे हैं कि जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हुए, ग्लोबल डिमांड वीक है, और जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हुए हैं, इंपोर्ट्स भी कम हुए, तो ये सब चीज़ें अगर हम इन ट्रेंड्स की बात करें, ये ट्रेंड्स और ज़्यादा डीपन होते हैं, यानी ये और बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा, द 6.5% ग्रोथ होप्स फॉर द ईयर कुड वॉबल, कि जो इंडिया के जो प्रोजेक्टेड या कहें कि फॉरकास्टेड जो ग्रोथ है इस साल की, वो है 6.5%। तो अगर ये वाले फैक्टर्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या होगा कि जो हमने सोचा था कि जो ग्रोथ होगी 6.5% की, वो वॉबल हो सकती है। वॉबल मतलब लड़खड़ाना। तो जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5% होगी इस ईयर, वो एक्सपेक्टेशन जो है वो लड़खड़ा सकती है, यानी वो स्टम्बल कह सकते हो, वॉबल कह सकते हो, और यानी कि डिसबैलेंस हो जाएगी। हम इतना श्योर नहीं हो सकते, अनश्योर भी कह सकते हो कि हमारे, अब फिर हम इतना श्योर नहीं होंगे कि 6.5% ग्रोथ इस साल होगी या नहीं। बट रिटेल सेल्स इन द यूके, अब बट यूज़ हुआ है तो उसके वहाँ पर कहा जा रहा है, अब एक ये जो डेटा है ये तो एक नेगेटिव टोन है यहाँ पर कि अगर ये फैक्टर्स और इंक्रीज़ होते हैं और स्ट्रेंथन होते हैं तो इंडिया की ग्रोथ 6.5% नहीं हो सकती। लेकिन तो अब यहाँ पर चेंज इन टोन, रिटेल सेल्स इन द यूके हैव इम्प्रूव्ड इन जून। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ क्या है कि यूके में जो रिटेल सेल्स है वो बढ़ी हैं जून में इस मंथ, ऑल्दो फ्रैक्शनली होता है जब बहुत कम अमाउंट से कोई चीज़ में कुछ बदलाव आता है। तो यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में सेल्स बढ़ी हैं जून में। The US Treasury Secretary Janet Yellen has exuded confidence that a recession in the world's largest economy may be averted after all. तो जो US के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, आप ये मान सकते हो कि जो सेंट्रल जो बैंक जो वहाँ पर होता है, ओके, तो US ट्रेजरी, तो उसके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्या कहा है कि जो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएस, उसकी बात हो रही है, तो जो सेक्रेटरी उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है, एक्ज्यूड कॉन्फिडेंस एक किसी इमोशन के लिए यूज़ किया जाता है। एक्ज्यूड कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस झलक रहा था उनको देखकर, या कॉन्फिडेंस दिख रहा था जब उन्होंने ये कहा, ठीक है। तो शी हैज़ एक्ज्यूडेड कॉन्फिडेंस, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा है कि रिसेशन जो है यानी मंदी, यूएस में जो रिसेशन है वो अवॉइड किया जा सकता है। अवॉइड करना, अवॉइड किया ना, तो हो सकता है कि इस जो कहा जा रहा था कि यूएस में मंदी आएगी या रिसेशन आएगा, वो अवॉइड किया जा सकता है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इन्फ्लेशन नंबर्स हैव ईज इन यूरोप, यूरोप में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो कम हो गई है। ईज होना यानी कोई ख़राब कोई चीज़ थी वो कम सीरियस हो गई है अब, तो इन्फ्लेशन कम हो गई है यूएस और यूरोप में, ट्रिगरिंग होप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट पॉजेज इंस्टेड ऑफ फर्दर टाइटनिंग टू थ्रॉटल डिमांड एंड एक्टिविटी। तो अब ये कहा गया कि अब यूएस में अगर महंगाई कम हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन क्यों किया जाता है, जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, तो ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो, लोग कम पैसा खर्च करें, तो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ किए जाते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर इन्फ्लेशन कम हो गई है तो हो सकता है फिर ये जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे थे अब ये ना बढ़ाए जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो पहले से बेटर होगी। तो ये उम्मीद की जा रही है कि फर्दर टाइटनिंग टू थ्रॉटल डिमांड, कि और ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट्स हैं बढ़ाते तो उससे डिमांड और ज़्यादा थ्रॉटल हो जाती, चोक हो जाती, यानी कि बंद हो जाती, ओके। तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा और इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए जाएंगे, उन्हें पॉज कर दिया जाएगा। वाइल ड्राइविंग ऑन द हिल्स, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया जा रहा है, एक एनालॉजी बनाई जा रही है, एक कंपैरिजन बनाया जा रहा है कि जब हिल्स पे ड्राइव किया जाता है और यहाँ पर जो हमारे
फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और जो हमारे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैं, इकोनॉमी है, उसकी बात हो रही है। तो जब हम ड्राइव करते हैं हिल्स पे, वन हैज़ टू प्रायोरिटाइज द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स क्लाइंबिंग अप। हमेशा जो व्हीकल ऊपर जा रहा है, पहाड़ पे चढ़ रहा है, उसको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, उसको हमेशा जगह दी जाती है ड्राइव करने की, इवन इफ दैट मीन्स रिवर्सिंग अ डिसेंडिंग ऑटोमोबाइल अप। तो नीचे आने वाली व्हीकल्स को हमेशा प्रायोरिटी देनी होती है जो व्हीकल्स ऊपर जा रहे हैं। तो भले ही उसके लिए फिर वो जो उतरने वाला व्हीकल है उसको पीछे हटना पड़े जगह देने के लिए चढ़ने वाले व्हीकल को। तो यहाँ पर एक ये कहा गया है कि कुछ चीज़ों में प्रेफरेंस हमें कुछ लोगों को देनी पड़ती है। ओके, तो विद इन दी ओवरऑल डाउनहिल ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट्स, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें उसमें अब डाउनहिल ट्रेंड यानी कि जो ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट के हमारे आइटम्स हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। ओके, द फ्यू ब्राइट स्पॉट्स सच एज राइजिंग शिपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मस्ट फ्लरिश। तो हमें ध्यान देना है कि ज़्यादातर हमारे एक्सपोर्ट्स नीचे जा रहे हैं यानी कि डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपोर्ट्स अब भी बढ़ रहे हैं तो जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें उन्हें प्रायोरिटाइज़ करना है, हमें ये पूरा उस पर फोकस करना है कि वो फ्लरिश हो, वो डेवलप हो, वो ग्रो करें। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है जैसे जब ऊपर चढ़ने वाली गाड़ी को प्रायोरिटी दी जाती है, उसी तरह जो अभी भी एक्सपोर्ट हमारे आइटम्स हैं वो अभी भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हमें उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। वाइल ट्रेड कर्ब्स और ऑब्स्टेकल्स अफेक्टिंग अदर प्रोडक्ट्स मस्ट बी रिव्यूड। और दूसरी चीज़, अब जो ट्रेड कर्ब्स हैं, कर्ब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस, तो जिन भी फैक्टर्स की वजह से, जिन भी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से बाकी प्रोडक्ट्स हम इतना सेल नहीं कर पा रहे, तो उनको भी रिव्यू करना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जो उनकी ग्रोथ है उन्हें लिमिट कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है। इंडियन पॉलिसी मेकर शुड रीडबल एफर्ट्स। जब आप रीडबल करते हो, ठीक है, आपने कुछ एक्शन लिया और आपने फिर उसको और ज़्यादा एफर्ट के साथ कोई चीज़ की, तो उसे कहा जाता है रीडबल करना। आपने मेहनत की, ठीक है, आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, अब उसके बाद आप क्या करोगे, या तो आप छोड़ दोगे या तो आप दुगनी मेहनत करोगे। तो यहाँ पर रीडबल का मतलब है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें अपने जितने भी एफर्ट्स उन्होंने लगाए थे उससे ज़्यादा उन्हें और मेहनत करनी चाहिए टू इम्प्रूव कम्पेटिटिवनेस। इंडिया के जो कम्पेटिटिवनेस है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले वो और बढ़े, तो उस पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, vis-a-vis का मतलब होता है इन रिलेशन टू। तो जो इंडिया की कम्पेटिटिवनेस है वो किसके कंपैरिजन में अच्छी होनी चाहिए, जो हमारे राइवल्स हैं, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनसे, जैसे वियतनाम, तो उनसे बेटर कंपेटिटिवनेस होनी चाहिए हमारी, हम उनसे कम प्राइस पे सामान बाकी कंट्रीज़ को बेच पाएँ। ठीक है, एंड कीप अ क्लोजर वॉच ऑन डाइवर्जेंट ट्रेंड्स। और कीप अ क्लोजर वॉच या कीप अ क्लोज आई ऑन समथिंग, यानी किसी चीज़ पे बहुत पैनी नज़र रखना, बहुत ध्यान से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो ट्रेंड्स हैं हमारे, जो डाइवर्जेंट ट्रेंड्स हैं, कन्वर्ज होना साथ में आना, डाइवर्ज होना दूर दूर जाना, तो ये डाइवर्जेंट ट्रेंड्स हैं, मतलब कि ये बहुत डिफरेंट टाइप के ट्रेंड्स हैं, अलग अलग तरीके के ट्रेंड्स हैं। तो इन सब पे नज़र रखनी होगी, बहुत ध्यान से इन्हें ऑब्जर्व करना होगा। जो ये ट्रेंड्स हमें अलग अलग मार्केट से देखने को मिल रहे हैं, टू हेल्प एक्सपोर्टर्स कैप्चर इंक्रीमेंटल इवन इफ फ्रैक्शनल ग्लोबल डिमांड। हमें क्यों ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे, हमें क्यों कम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, ताकि हम एक्सपोर्टर्स को हेल्प कर पाएँ, जो है एक्सपोर्टर्स को हेल्प कर पाएँ ताकि वो ग्लोबल मार्केट्स को कैप्चर कर पाएँ, यानी कि ग्लोबल मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएँ। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैप्चर इंक्रीमेंटल इवन ए फ्रैक्शनल ग्लोबल डिमांड। ग्लोबल डिमांड के लिए दो एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हैं, एक फ्रैक्शनल यूज़ हुआ है, एक इंक्रीमेंटल। कहा गया है कि जो इंक्रीमेंटल ग्लोबल डिमांड है, ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, इवन ए फ्रैक्शनल, भले ही वो बहुत कम अमाउंट से बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है जो ग्लोबल डिमांड है, तो उसको हम कैप्चर कर पाएँ। जितनी भी ग्लोबल डिमांड में ग्रोथ है उसमें इंडियन एक्सपोर्टर्स उस डिमांड को कैप्चर कर पाएँ और अपने गुड्स बेच पाएँ। ओके, तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे इस एडिटोरियल से ये थे। इस एडिटोरियल में कई हमें नए वर्ड्स देखने को मिले, कुछ हैं जो हम पहले कवर कर चुके हैं, जैसे टैली है हम पहले कर चुके हैं, प्रोविजनल है, ऑगर है, ठीक है, ये सब हम पहले कवर कर चुके हैं। कुछ नए वर्ड्स हमें मिले जैसे कि एबिंग, ओके, एल्बीट, तो ये हमने पहले कवर नहीं किए थे। तो आपको क्या करना है, रिवीजन होती रहेगी साथ साथ, जैसे जैसे हम एडिटोरियल्स रीड करते जाएंगे, बस आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। और जो आपको ये जो पहले की जो एडिटोरियल इंसाइट्स हैं
पहले के सेशंस आपको जो है देखने हैं, ताकि वो वर्ड्स भी जो हम अब इतना कवर नहीं कर रहे क्योंकि वो हम ऑलरेडी 4 बार 5 बार कवर कर चुके हैं, तो आप उनसे भी फेमिलियराइज हो जाएं। तो ये बाकी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करते जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।